बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर समर हूँ और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम टू इट्स अनदर एपिसोड। आज जिस बीमारी के बारे में हम तफसीलन जिक्र करेंगे और कंसल्टेंट से वसूख शुदा इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि इधर उधर से आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, वो है आटे से एलर्जी की बीमारी। इसको इंग्लिश में सीलियाक डिजीज भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये आखिर क्या है जो लोग कहते हैं कि आटे से एलर्जी हो गई है। डॉक्टर उसामा को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उसामा फैजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर उसामा हमें समझाए कि ये आटे से एलर्जी की वजह से पेट खराब होने वाली बीमारी भला है क्या? जी, आटे से या गंदम से एलर्जी, जिसे इंग्लिश में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सीलियक डिजीज़ भी कहा जाता है, ये एक्चुअली एक बीमारी है जिसमें इंसान का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो आटे में एक प्रोटीन होती है जिसे ग्लूटन कहते हैं। ये आटे में राई में जौ में ये प्रोटीन होती है, उसके ख़िलाफ़ काम करता है। उसको एज अ फॉरेन बॉडी रिसीव करता है और हमारे सेल्स उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में वो हमारी आंत को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हमारी जो छोटी आंत है वो डैमेज या तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराक है वो जज़ब नहीं होती। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारी में जो मैदा है और आंत, उसके दो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जो मैदा है उसका काम सिर्फ खुराक को मिक्स करना और थोड़ा सा नरम करना है और आगे उसे छोटी आंत में धकेल देना है। आंत को हजम करना, जिसको हम कहते हैं, और जज़ब करना, खुराक को हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देना, वो छोटी आंत का काम है। अब छोटी आंत तबाह हो चुकी है आटे से एलर्जी की वजह से। उसकी वजह से पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं, और वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सिम्टम्स मतलब अलामात। जी, अच्छा, वो अलामात काफ़ी कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में और इसलिए हम कहते हैं कि सीलियक डिजीज़ भी कॉमन ही है। वो अलामात क्या हैं? उसमें है दस्त लग जाना, पतले पखाने लग जाना, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठना, बहुत ज़्यादा गैस पेट में गैसेस का बनना, बच्चों की ग्रोथ ना होना, हड्डियों में दर्द होना, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बनना। इसके अलावा एक ख़ुसूसी किस्म के दाने होती हैं जो कि जिस्म के कोहनियों के पीछे और बटक्स पे बन जाती हैं, वो भी आटे की एलर्जी की वजह से ही बनते हैं। तो ये कुछ इलामात हैं जो कि सीलियक डिजीज़ के पेशेंट्स को होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये किस उम्र में हो सकता है? अच्छा, क्लासिकली ये कहा जाता है कि ये बच्चों की बीमारी है। क्लासिकली कहा जाता है कि बच्चों को, जैसे हम कहते हैं कि 6 महीने के बाद जब उनकी एज हो जाए तो तब उन्हें आटा दे ताकि आटे से एलर्जी ना हो। तो जिस बच्चे को वो आटे से एलर्जी होती है उसे 6 महीने के बाद ये सिम्टम्स या बचपन में ही ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये सिम्टम्स लोगों को प्रोलॉन्ग चलते हैं। कुछ लोगों को ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वो तो सारी ज़िंदगी लेके चलते हैं। हम लोगों ने ये 60 साल की उम्र वाले लोग भी डायग्नोस किए हैं, लेकिन मेनली ज़्यादातर लोग जल्दी उम्र में आ जाती हैं। जैसे कि बच्चे हैं 1-2 साल की उम्र में, जब उनको आटा दिया जाता है तब उनको ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे पास, क्योंकि हम अडल्ट को डील करती हैं, तो टीन एज में और अडल्ट एज में पेशेंट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये 60 से 70 साल की उम्र के लोगों में भी तशखीस हुई है ये बीमारी। तशखीस हुई है मतलब है कि ये चल पहले से रही है और तशखीस अभी है या अभी ये एलर्जी शुरू हो गई? नहीं, ये एलर्जी शुरू से ही, बचपन से ही उनको होती है। लेकिन मैंने बताया कि अलामात क्योंकि इतनी कम होती हैं, वो उसको इग्नोर करती हैं। या वो समझते हैं कि हमारा पेट खराब हो गया, हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने का बहुत रिवाज है, कोई फ्लैजेल, कोई ऐसी चीज़ें खा ली, कोई हकीम से मेडिसिन ले ली तो पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। कोई इमोडियम का कैप्सूल खा लिया, पेशेंट इंप्रूव कर गया, पेन किलर्स खा ली, पेशेंट इंप्रूव कर गया, मैदे का कैप्सूल खा लिया, ठीक कर गया, और वो उसको लिंगर ऑन करके चलता रहता है। उसके बाद कुछ आखिरकार वो कुछ पेचीदगियों के साथ हमारे पास आता है, ठीक है। तो जो जब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आल्दो वो पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हैं, लेकिन पेचीदगियाँ हैं। अगर तो सीलियक डिजीज़ को, आटे से एलर्जी की डिजीज़ को प्रॉपर उसकी तशखीस ना की जाए, उसका इलाज ना किया जाए। डॉक्टर साहब, ये
पेशेंट्स तो बहुत दफा लगते हैं, पतले पखाने तो तकरीबन हर बच्चे को लगे होते हैं, तो ये हम कब शक करें कि इस बच्चे को सीलियाक हो सकता है, इसको अभी हम घर पे रखें, कब जाएं डॉक्टर के पास? अमूमन जो छोटी आंत की जब डैमेज हो जाती है, उसके होने वाले पखाने जो है वो क्लासिकली बहुत बड़े होते हैं, मतलब पखाना बहुत ज़्यादा पतला आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, बच्चे को पेट में बहुत ज़्यादा या अडल्ट को पेट में मरोड़ भी उठते हैं, और जब वो रात को सो रहा होता है तब भी पखाने आता है। मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कुछ मरीज होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ नफी कर दिया जाता है। पहले भी हमारी वीडियोस अगर आप देखेंगे मेरी, उसमें हमने बताया हुआ है कि इरिटेबल बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स में हम सीलिएक डिजीज़ रूल आउट करती हैं। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक एक्चुअली आंतों की चिड़चिड़ापन है, लेकिन वो तब ही हम तशखीस करती हैं जब सीलिएक डिजीज़ हमारी रूल आउट, यानी कि हमारी सीलिएक डिजीज़ हमें यकीन हो जाता है कि वो नहीं है। तो यही पेशेंट्स लेके सिम्टम्स चलते रहते हैं और उसकी तशखीस करना ज़रूरी है। अच्छा, तो अगर बार बार पतले पखाने आ रहे हैं तो एक कॉमन बात है कि या तो इरिटेबल बाउल हो गया या सीलियाक, के दोनों तरफ फिर देखा जाता है। जी, मेरा कहने का मकसद है कि सीलिएक जो IBD है, मेरा कहने का मकसद है जो कि IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसको ऐसे ही लेबल नहीं कर देना चाहिए कि आपको इरिटेबल है, आप क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है, आजकल किसकी लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, तो अब आपको इरिटेबल बाउल आप या एंटी डिप्रेसेंट लें या एंटीसाइकोटिक्स लें, नहीं। आटे से एलर्जी, आंतों की सोजिश, इन्फेक्शंस, ये चीज़ें रूल आउट करना जरूरी है। हो सकती है हमारे यहाँ बहुत कॉमन है सीलियाक या जी, हमारे यहाँ पे एक्चुअली कोई अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने % लोगों को सीलिएक डिजीज़ है, क्योंकि इस डाटा इकट्ठा करने के लिए पहले डॉक्टर्स की अवेयरनेस होना, मुआलिज की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ मुआलिज को अवेयरनेस नहीं है कि सीलिएक डिजीज़ भी कोई एक चीज़ है, इसलिए जो उसके वो टेस्ट नहीं करवाते तो पेशेंट तशखीस नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल जो डाटा है उसके मुताबिक हर 30 में से एक बंदे को सीलिएक डिजीज़ है इंटरनेशनली, जो यूरोप में या अमेरिका में जो डाटा अवेलेबल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आटे से एलर्जी होने की वजह से बार बार पतले पखाने आते हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने बताया, सिम्टम्स या अलामात हैं। अगर ये अलामात आ रहे हों तो, और हम इन अलामात से फॉर एग्जांपल किसी आंतों के स्पेशलिस्ट के पास जाए, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें कैसे तशखीस होगी इसकी? जी, इसके लिए, इसकी तशखीस के लिए हमारे पास जो ब्लड के टेस्ट भी अवेलेबल हैं, और इसका जो डेफिनेट डायग्नोसिस होता है वो एंडोस्कोपी से होता है। ठीक, एंडोस्कोपी कैमरे से मैदे का मुआयना और छोटी आंत से थोड़ा सा मवाद लिया जाता है। ये ऑपरेशन है? नहीं, ये एक छोटा सा टेस्ट है जो कि 5 से 10 मिनट में कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कर सकता है। वो हमारी छोटी आंत को देखता है, उसको देख के वो अंदाजा लगाता है कि इस आंत का कितना डैमेज है, और वहाँ से थोड़ा सा मवाद ले लेता है जिसको हम माइक्रोस्कोप में चेक करके सीलिएक डिजीज़ को कंफर्म करते हैं। ओके, मुझे ये बताइए कि ये फिर महंगे टेस्ट होंगे इसके? महंगे से मुराद है कि चंद हज़ार के तो टेस्ट हैं ये। ठीक है, एंडोस्कोपी जो है अमूमन गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो फ्री है, पब्लिक सेक्टर्स में स्पेशली ट्रस्ट हॉस्पिटल में 4-5 हज़ार रुपये की है, और प्राइवेटली मुख्तलिफ है, लेकिन इतनी महंगी नहीं है, रीजनेबल चार्जेस हैं। डॉक्टर साहब, ये सीलियाक डिजीज कुछ तो समझ में आ गई बात कि ये आटे से एलर्जी, पतले पखाने आते हैं। इस बीमारी के साथ साथ क्या कोई और भी बीमारियां लिंक्ड होती है, यानी कि सीलियाक डिजीज के मरीजों को और भी कुछ साथ साथ इसकी बीमारी हो सकती है जिसके बारे में खास तौर पे हमें नजर रखनी चाहिए? जी, ये एक अहम क्वेश्चन है। सीलिएक डिजीज, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और ऑटोइम्यून डिजीज उन बीमारी को कहा जाता है जिनमें हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम हमारे ही खिलाफ काम करना लग जाता है। तो अब क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ भी इसके साथ हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड, विलर्ड का मसला, जैसे कि पेशेंट्स के जोड़ों के मसाइल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिल्द पे दाने बन जाना और आंत की सोजिश या ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं। तो सीलिएक डिजीज़ के साथ दूसरी भी मुदाफ़ियाती निज़ाम की बीमारियां भी हो सकती हैं। ये तो फिर बहुत खतरनाक बीमारी लग रही है। क्या ये जानलेवा होती है? क्या होता है? जानलेवा तो इतने ज़्यादा इसके साथ मोर्टेलिटी तो एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन
मॉर्बिडिटी जिसको हम कह लें कि इस बीमारी के साथ मरीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सारी ज़िंदगी वो हड्डियों के दर्द, पेट में दर्द, मरोड़, कुछ ना खा सकने के साथ वो चलता है। मोर्टेलिटी इसके साथ यानी कि फोर्थ या जो मोहलक बीमारी है ये तब होती है जब इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो बड़ी छोटी आंत का कैंसर ये बहुत ज़्यादा कॉमन इस बीमारी के साथ है, और कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मेनली यही कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसका फिर प्रॉपर इलाज है क्या? जी, क्योंकि ये एक एलर्जी की बीमारी है। एलर्जी, जब तक आप एलर्जन कोई भी लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करेगी। एलर्जन मतलब कि ऐसी चीज जिससे आपका मुदाफियाती निज़ाम उसको समझता है कि इसके ये मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, इसके मैंने खिलाफ काम करना है। जैसे कि कई लोगों को एलर्जी से एस्थमा है, दमा है, उनको कई लोगों को किसी भी चीज़ों से या किसी भी ज्वेलरी से या किसी कॉस्मेटिक से जिल्द स्किन पे दाने बन जाती हैं, तो एलर्जी है। तो जब तक एलर्जी नहीं हटेगी उसका इलाज, उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इस केस में एलर्जी क्या है? वो आटा है, गंदम, जौ और राई है। इसमें मौजूद जो प्रोटीन है ग्लूटन, उसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब क्या करना है कि हमने इन सब चीज़ों को बॉडी से, हमारी खुराक में से ख़त्म करना है, मतलब कि गंदम, जौ और राई को। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है जिसको खाने से हम इस एलर्जी को ख़त्म कर सके या हमें आटे से प्रॉब्लम्स ना हो। इसका अभी बेहतरीन इलाज यही है कि ग्लूटेन फ्री डाइट, मतलब वो डाइट जिसमें आटा या आटे से बनी हुई चीज़ें ना हो। तो फिर चावल या और चीज़ें खाई जा सकती है? आलू? जी, सीलियक डिजीज या आटे से एलर्जी के लिए बेहतर तो ये है कि एक डाइटिशियन से भी कंसल्ट किया जाए। वो आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना। मोटा मोटा अगर हम आपको समझाया जाए तो गंदम और गंदम से बनी हुई सारी चीज़ें, जैसे कि मैदा है, आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मैदे से देखें हमारे यहाँ बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ास, ये सब मैदे से बन रहे हैं। इवन हम पेशेंट्स को ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो घर में मौजूद वो तवा जिसके ऊपर आप दूसरी गंदम की रोटी बना रहे हैं दूसरे घर के लोगों के लिए, उस पर आप अपनी रोटी नहीं बनाएंगे, जो कि आप बाजरे की भी बना सकते हैं, आप मकई की बना सकते हैं, आप और जवी की बना सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिक्टली हम इनहिबिट करते हैं कि पेशेंट्स जो है वो ग्लूटेन की डाइट्स ना ले। इसके अलावा बाकी जितनी खुराक है, जैसे कि सब्जियां हैं, सारे फल हैं, सारे गोश्त है, पोल्ट्री, अंडा, मुर्गी, पेशेंट ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो मकई, बाजरा, जवी, इसका आटा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में ग्लूटेन फ्री फ्लोर या ग्लूटेन फ्री आटा बहुत ज़्यादा कॉमन अवेलेबल है, जिसको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से लोग बनाते हैं और उसको मार्केट करते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो ला के उससे आप रोटी भी बना सकते हैं, उससे आप बर्गर भी बना सकते हैं, उससे आप पिज़्ज़ास भी बना सकते हैं। बाकी इन द एंड जो खुराक में गंदम से हम इस कदर पेशेंट्स को कहते हैं कि वो एहतियात करें कि जब भी वो कहीं रेस्टोरेंट में जाए या फिर कोई भी पैक्ड चीज़ खाने लगे तो वो पहले इसको पढ़ें, क्या वो ग्लूटेन फ्री है, क्या उसमें आटा या मैदा तो नहीं डला हुआ, नंबर 1। नंबर 2 पे कुछ ग्लूटेन हम जो पेशेंट्स हैं वो गलती ये कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि ग्लूटेन उनकी डाइट में आ रहा है। जैसे कि कुछ चिकन है वो मैदे में उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल हुआ हुआ है मैदा, जैसे कि हमारे यहाँ पे आमतौर पर फास्ट फूड्स में मिलते हैं, KFC या दूसरे ब्रांड्स बनाते हैं, उससे भी पेशेंट्स को एलर्जी हो रही होती है। कुछ मेडिसिन वो यूज़ करते हैं जो कि अमूमन उसमें ग्लूटेन की अमेजिश होती है। कैप्सूल है उसके अंदर ग्लूटेन की अमेजिश मौजूद है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स को प्रॉब्लम चलती हैं। पेशेंट कहता है मैं आटा नहीं खा रहा, मैं गंदम इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन सिम्टम्स चलते रहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम प्रॉपरली उसे कहते हैं कि खुद भी एजुकेट हो और डाइटिशियन से भी मिले ताकि उसे वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके।
तो डॉक्टर साहब, अगर मुकम्मल तौर पे ग्लूटेन से बचा जाए तो ऐसे मरीज एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं? जी, नॉर्मल नहीं बल्कि वो बेहतर गुजारते हैं। हमने देखा है कि जो पेशेंट्स सीलिएक डिजीज के या आटे से एलर्जी से डायग्नोस होते हैं और वो आटे से एहतियात करती हैं, एक तो उनका खून एचबी हीमोग्लोबिन बेहतर हो जाता है। जब वो बेहतर होता है तो उनकी जिस्म की थकावट बेहतर हो जाती है। जो चीज़ खाती हैं उनको वो जज़ब होती है, वो हजम होती है, इसकी वजह से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फीमेल्स में गायनी के प्रॉब्लम्स जैसे माहवारी का प्रॉब्लम्स वो इम्प्रूव कर जाती हैं। सीलिएक डिजीज की वजह से फीमेल्स हामला नहीं होती या होती हैं तो उनकी अबॉर्शंस हो जाती हैं, वो इम्प्रूव कर जाती है। तो लोगों की जिंदगियां हमने 360 डिग्री पे बदलते हुए देखी हैं, सिर्फ आटा और आटे से बनी हुई चीजें छोड़कर। और इसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है, बात ये है कि आप एहतियात करें। सही। डॉक्टर साहब, अगर किसी एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन को सीलिएक डिजीज है, तो क्या मुझे भी होने के चांसेस है? ये क्या फैमिलीज में चलती है? क्यों हो जाती है? किन लोगों को ज्यादा हो जाती है या पता ही नहीं हमें? क्या जी, इसमें जेनेटिक का बहुत ज्यादा रोल्स है। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक बहन को या एक भाई को या फैमिली में किसी क्लोज रिलेटिव को आटे से एलर्जी है तो क्या मुझे भी हो सकती है? जी, आपको उससे आम इंसान से ज़्यादा चांसेस हैं कि सीलिएक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, सो अगर तो आपके किसी बहन भाई कजन करीबी कजन को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को सीलिएक डिजीज है तो आपको भी चांसेस है, आपको भी ये सिम्टम्स जो कि उनको है, यानी कि पेट में दर्द, मडोड़, गैसेस का बहुत ज़्यादा बनना, पेचिस लग जाना, ग्रोथ ना होना, चांसेस हैं कि सीलिएक डिजीज आप में भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, आपने बहुत ही अहम बीमारी के बारे में और कॉमन बीमारी के बारे में आपने काफी रोशनी डाली, जो एक इंसान जिनके सालों, जिनका वजन ना बढ़ रहा हो, बीमारियों मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में मुलव्वस हो, बार बार पेचिश लगे हो, जिंदगी खराब हुई थी हो, तो अगर उसको ये मालूमात हासिल हो, उसकी सही तशखीस हो जाए, वो एहतियात करे, तो एक नॉर्मल से बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। यही फर्क है अपनी बीमारी जानने में और ना जाने, मालूमात होने में और नहीं मालूम होने में। और इसीलिए हमने ये ओपीडी ऑनलाइन में ये कोशिश शुरू की है ताकि आपका जो फासला है कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट से और आपके सवालात का वो कम हो जाए और आप रूबरू पूछ सकें और इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इस हवाले से, इस बीमारी के हवाले से और कोई सवाल आए तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। डॉक्टर उसामा से हम गुजारिश करेंगे वो उसका जवाब दें। अभी तक के लिए मेरी तरफ से, डॉक्टर समर की तरफ से बहुत शुक्रिया देखने का और अल्लाह हाफिज। डॉक्टर उसामा, आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं, खुदाफिज करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए और हमसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद उसका जवाब दे सकूँ। और आपका शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज।